Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And don't forget to press the bell icon. और यदि आपने हमारे पहले के कोई भी वीडियोस मिस किए हैं तो ऊपर दी आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे पहले वाले वीडियोस देख सकते हो। और यदि आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का मेंबर बनना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, जहां आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन और साथ ही साथ सारे चैप्टर्स के नोट्स और टेस्ट के क्वेश्चन पेपर्स और चेक्ड आंसर शीट्स मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक, दैट इज टॉपिक नंबर 2, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये टॉपिक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस साइंस 1 स्टैंडर्ड 10 से है। इस टॉपिक में हमें ये सारे सब पॉइंट्स कवर करने हैं, जिनमें से अधिकतर सब पॉइंट्स हम कवर कर चुके हैं। आज इस टॉपिक का जो है लास्ट वीडियो है, इसके बाद हम एक्सरसाइज का एक वीडियो लेंगे। यदि आपने इनमें से कोई भी टॉपिक मिस कर दिया है तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके वो प्लेलिस्ट में से आप रिलेटेड वीडियोस देख सकते हो। तो चलिए आज के टॉपिक से हम शुरू करते हैं, जो है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो हम पीरियोडिक ट्रेंड्स इस टॉपिक से शुरू हो चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने उसमें देखा है पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ वैलेंसी, कि हर एक ग्रुप में वैलेंसी सेम होता है, बट पीरियड में यदि लेफ्ट से राइट की तरफ आप मूव करें तो वैलेंसी बाय 1 नंबर इंक्रीज होता है। फिर हमने देखा है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के लिए हमने ये देखा है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ एटॉमिक साइज बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, बट पीरियड में यदि आप लेफ्ट से राइट मूव करो तो एटॉमिक साइज कम होता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स सेम होते हैं बट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, जिससे अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाता है, जिससे लास्ट शेल न्यूक्लियस के और करीब आ जाता है और एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो पहला है यूज योर ब्रेन पावर। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप थर्ड पीरियड एंड क्लासिफाई देम इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये है एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 3, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। अब इन्हें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में क्लासिफाई करना है। तो सोडियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है। अब सिलिकॉन जो है वो है मेटलॉइड। ओके, तो सिलिकॉन आ जाता है मेटलॉइड क्लास में। और फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन ये सब नॉन मेटल हैं। तो ऑन विच साइड ऑफ पीरियड आर मेटल्स, लेफ्ट और राइट? तो आप देखोगे कि लेफ्ट साइड ऑफ पीरियड जो सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम है वो सारे मेटल्स हैं। नेक्स्ट है ऑन विच साइड ऑफ पीरियड डिड यू फाइंड नॉन मेटल? तो आप देखोगे राइट साइड ऑफ पीरियड पे नॉन मेटल्स हैं। नेक्स्ट, मेटेलिक एलिमेंट जो हैं जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जो हमने अभी देखा पीरियड 3 को बिलोंग करते हैं और लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होते हैं। तो जितने भी मेटेलिक एलिमेंट्स हैं किसी भी पीरियड में प्रेजेंट होते हैं लेफ्ट साइड ऑफ पीरियड को। जो नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हैं जैसे कि अभी हमने देखा सल्फर, क्लोरीन, वो सब प्रेजेंट होते हैं राइट साइड ऑफ पीरियड में। तो कोई भी पीरियड में लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होते हैं मेटल्स, राइट साइड में प्रेजेंट होते हैं नॉन मेटल्स, और उनके बीच में होता है मेटलॉइड। जैसे पीरियड 3 में था सिलिकॉन जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में था। तो यदि आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे, जैसे कि यहाँ पे हमने एक डायग्राम ये है पीरियोडिक टेबल, तो इसमें आप देखोगे ये एक जिगजैग लाइन है। इस जिगजैग लाइन के बॉर्डर पे जो भी येलो वाले एलिमेंट्स हैं वो सब मेटलॉइड्स हैं। जिगजैग लाइन के लेफ्ट साइड में जितने भी रेड कलर के एलिमेंट्स हैं वो सबके सब मेटल्स हैं, और जिगजैग लाइन के राइट साइड में जितने भी ब्लू कलर वाले एलिमेंट्स हैं वो सारे नॉन मेटल्स हैं।
तो पीरियोडिक टेबल में एक जिगजैग लाइन जो है वो सेपरेट करता है मेटल्स को नॉन मेटल से। तो जिगजैग लाइन के लेफ्ट में मेटल, राइट में नॉन मेटल और उसके बॉर्डर पे मेटलॉइड्स प्रेजेंट है। अब यदि आप केमिकल फॉर्मूला देखोगे एक सिंपल आयोनिक कंपाउंड का, जैसे कि NaCl, एक सिंपल आयोनिक कंपाउंड है जो सोडियम और क्लोरीन से बना है। इसके केमिकल फॉर्मूला में सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज और Cl पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। इसमें दो अपोजिट चार्जेस साथ में रहकर एक कंपाउंड बनाते हैं जिसे हम आयोनिक कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि ये कंपाउंड आयन से बने होते हैं। तो ऐसे जब भी आप आयोनिक कंपाउंड देखोगे, आप ये देखोगे कि जो कैटायन है, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज वाला आयन है, वो हमेशा मेटल होगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज वाला होगा वो हमेशा मेटल होगा आयोनिक कंपाउंड में, और जो नेगेटिव चार्ज वाला आयन होगा, दैट इज एनायन, जो नेगेटिव चार्ज होता है, वो हमेशा नॉन मेटल होगा ऐसे वाले आयोनिक कंपाउंड में। तो आयोनिक कंपाउंड्स में हमेशा ध्यान रखें, जो पॉजिटिव चार्ज आयन है वो हमेशा मेटल है और जो नेगेटिव चार्ज आयन है वो नॉन मेटल है। मेटल आयन एटम्स को जो है हमेशा कैटायन ही बनना होता है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज आयन। आप कभी भी मेटल को एनायन के रूप में नहीं देखोगे, दैट इज नेगेटिव चार्ज के रूप में नहीं देखोगे, और आप कभी भी नॉन मेटल को पॉजिटिव चार्ज के रूप में जल्दी नहीं देखोगे। अब ऐसा क्यों होता है? मेटल कैटायन क्यों फॉर्म करता है? क्योंकि वो अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। तो याद रखें, कोई भी मेटल्स क्या होता है, ये न्यूक्लियस है, ये आउट ऑर्बिट है। अब कोई भी मेटल अपने आउटर ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा कोई भी एटम, तो क्या होगा? न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो नॉर्मल मेटल में, जैसे कि सोडियम में, जहां पे 11 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 11 प्रोटॉन भी प्रेजेंट होंगे, उस केस में सोडियम न्यूट्रल है, उसमें कोई भी चार्ज नहीं है। पर जैसे ही सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, उसके बाद जो है उसका एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद सिर्फ एक ही ऑर्बिट बचा सपोज, और अब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, बट पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में उतना का उतना ही है, जिसकी वजह से अब सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है, जिसे बैलेंस करने के लिए नेगेटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन हमने लॉस कर दिए हैं, इसलिए सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो हर एक मेटल को आदत है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करके, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन, दैट इज पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब क्या? यहां से आप वर्ड से समझ सकते हैं पॉजिटिविटी, दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब कोई भी मेटल जो पॉजिटिव चार्ज बना ले इलेक्ट्रॉन लूज करके, उसे कहेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ मेटल। बट यदि आप नॉन मेटल्स की बात करें, तो नॉन मेटल जैसे कि क्लोरीन, वो हमेशा नेगेटिव आयन बनेगा, दैट इज एनायन। और वो कैसे बनेगा? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। तो सपोज हम क्लोरीन की बात करें, तो ये न्यूक्लियस है, ये उसके ऑर्बिट्स है। तो क्लोरीन जो है वो अपने आउटर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे ऐड हो रहा है। बट क्लोरीन के न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज पहले की इतना ही है, बट एक इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई है। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज जो नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर रहा था, मतलब प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर रहा था, अब उसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है, जिसकी वजह से अब क्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और हर एक नॉन मेटल को यह आदत है कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे और एनायन में कन्वर्ट हो जाए, ना कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। और इसके वजह से जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब नेगेटिव आयंस फॉर्म करेंगे। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी ये क्वेश्चन है कि मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ही क्यों दिखाते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज ही क्यों करते हैं, और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्यों दिखाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन गेन ही क्यों करते हैं? तो इसका ये आंसर है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एटम में प्रेजेंट होते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स के थ्रू पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस को जो है बाइंडेड होते हैं। तो जो न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज,
उसको जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, ये कितने भी इलेक्ट्रॉन है, वो सब एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाउंडेड है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, आपका न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, और ये दो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक दूसरे को स्ट्रांगली हेल्ड करते हैं। बट जब आप इनर इलेक्ट्रॉन की बात करें, मतलब ऐसा एक एलिमेंट जिसमें बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं, तो आप उसकी बात करें तो उसमें क्या हो रहा है, जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन है, इसको न्यूक्लियस स्ट्रांगली बाइंड करेगा, बट अब नेक्स्ट ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन है, उसको न्यूक्लियस थोड़ा वीकली बाइंड करेगा, क्योंकि उसका डिस्टेंस उससे इंक्रीज हो गया है। और जो लास्ट वाले ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, उसको आपका न्यूक्लियस और भी वीकली बाइंड करेगा, क्योंकि उसका डिस्टेंस और ज्यादा इंक्रीज हो गया है, और साथ ही साथ बीच में और भी दो इलेक्ट्रॉन आके उसको और उसके अट्रैक्शन को कम कर रहे हैं। तो इसलिए जो आउटर इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है वो कम है। उसके दो रीजन है, पहला कि उसमें डिस्टेंस इंक्रीज हो गया है, दूसरा कि बीच में वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी आ गए हैं। और इसके वजह से वहां पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, मतलब वो न्यूक्लियर चार्ज जो आउटर इलेक्ट्रॉन को मिलना चाहिए था न्यूक्लियस से, और वो अट्रैक्टिव फोर्स जो आउटर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से मिलना चाहिए था, वो कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज से? क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है और साथ ही साथ दूसरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बीच में आ जाते हैं। अब हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा कम होते हैं, दैट इज 1 2 3। तो आप जो है ग्रुप 1 मेटल की बात करें, ग्रुप 2 मेटल की बात करें, तो उनमें सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और 2 है। तो मेटल्स में जनरली वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1 से लेके 3 तक होते हैं, जिसके वजह से उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से, मतलब आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से जो न्यूक्लियस है बीच का, वो बाहर के साइड कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे रहा है। करेक्ट? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिटल में कम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिटल में कम है, तो ये जो बीच का न्यूक्लियस है वो बाहर के साइड जो है लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देगा। और दूसरा कि यहाँ पे डिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, आउटर ऑर्बिटल और न्यूक्लियस का डिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से वहां पे अगेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है कम हो जाएगा। और इन फैक्टर्स की वजह से जो टेंडेंसी है ये एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन लूज करने का और कैटायन बनाने का, वो ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि आपको पता है कोई भी एलिमेंट कब स्टेबल है, कोई भी एलिमेंट को यदि स्टेबल होना है वो कब स्टेबल है, जब उसके आउटर ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमने पढ़ा है 9th में। तो कोई भी एलिमेंट में यदि आउटर ऑर्बिटल में, ये सपोज आउटर ऑर्बिटल है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ज्यादा स्टेबल है। तो जो ये मेटल है, मेटल के आउटर ऑर्बिटल में सपोज 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और उसके इनर वाले में ऑब्वियसली 8 प्रेजेंट है, तो मेटल ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके या फिर 6 इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल हो सकता है। तो क्या आसान है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना जिससे जो है अंदर वाला ऑर्बिटल आउटर हो जाए, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है और वो स्टेबल हो जाए, या 6 इलेक्ट्रॉन वो गेन कर ले जिससे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आए। तो क्या आसान है, 6 को लेना या 2 को देना? ऑब्वियसली 2 को देना। और इसलिए मेटल्स अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन को देके अंदर वाले ऑर्बिटल अब आउटर ऑर्बिटल बन जाता है, जिसमें ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और उसको स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है, मतलब उसके आउटर ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और वो स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। और इस टेंडेंसी ऑफ मेटल या एलिमेंट को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन लूज कर ले और कैटायन बन जाए जिससे उसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन हो जाए, और इसे हम कहते हैं मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट। तो किसी भी एलिमेंट को हम मेटेलिक कैरेक्टर है उसमें कब कहेंगे, जब उसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हो, मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन को आउटर शेल से लूज करके पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो सके। अब हम बात करते हैं ग्रुप में क्या होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इन ग्रुप। तो कोई भी ग्रुप में यदि आप ऊपर से नीचे की तरफ मूव करोगे तो क्या होता है, सपोज ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अराउंड नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते जाते हैं। तो जब भी आप ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते जाएंगे। जैसे ही नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे
उससे क्या होगा, न्यूक्लियस और आउटर शेल का डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा। देखिए न्यूक्लियस और आउटर शेल का डिस्टेंस जो है इंक्रीज होता जा रहा है। तो ऊपर से नीचे ग्रुप की तरफ शेल ऐड होते जा रहे हैं एलिमेंट में, और शेल ऐड होने की वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस जो शेल है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनका डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। डिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियस चार्ज जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक कम पहुंचेगा, क्योंकि जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना कम अट्रैक्टिव फोर्स। तो इसलिए जितना ज्यादा यहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है तो उतना जो है कम न्यूक्लियर चार्ज जो है बाहर के इलेक्ट्रॉन तक पहुंचेगा, जिसके वजह से ये बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए फर्स्ट एलिमेंट में जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है ना, वो स्ट्रांगली, देखिए हम ब्लू कलर से दिखाते हैं, जो यही वाला एलिमेंट है इसमें बाहर का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से स्ट्रांगली कनेक्टेड है, और ये लास्ट वाले इसमें बाहर का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से वीकली कनेक्टेड है, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। तो ऑब्वियसली ये वाला जो है वो इजिली बाहर चला जाएगा, बहुत इजिली बाहर चला जाएगा, क्योंकि इसको डोनेट करना इजी है, क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स से पकड़ा गया नहीं है। बट इसको बाहर निकालना बहुत हार्ड है, क्योंकि ये स्ट्रांगली हेल्ड है बाय न्यूक्लियस। इसलिए यहाँ पे जो है ये लास्ट वाला एलिमेंट जो है वो इजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब इजिली कैटायन में बनेगा, मतलब इसमें जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होगा मतलब उसमें मेटेलिक कैरेक्टर आपको ज्यादा दिखेगा। बट जो ऊपर वाला एलिमेंट है, वो ऊपर वाले एलिमेंट में क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल है। जब ये इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल है तब वो जल्दी से कैटायन नहीं फॉर्म करेगा। जल्दी से कैटायन नहीं फॉर्म करेगा मतलब उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है जो है वो कम है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम है मतलब मेटेलिक कैरेक्टर भी कम है। तो इसका मतलब जब आप ऊपर से नीचे की तरफ मूव करोगे कोई भी ग्रुप में, तो मेटेलिक कैरेक्टर उस एलिमेंट का जो है इंक्रीज होगा, क्योंकि जो है डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस और आउटर शेल का इंक्रीज हो रहा है। डिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से अट्रैक्शन फोर्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का कम हो रहा है, जिससे वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, पॉजिटिव चार्ज पाना इजी है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एलिमेंट का इंक्रीज हो रहा है, जिससे मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज हो रहा है। और ऐसे एलिमेंट्स ऊपर की नीचे की तरफ आप मूव करोगे तो जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, क्योंकि उन्हें स्टेबल ऑक्टेट फॉर्म करना होगा, क्योंकि जैसे वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उनका अंदर वाला शेल आउटर शेल बन जाएगा, जिसमें ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स है। उसको आउटर जो अंदर वाला शेल जो अभी आउटर शेल बन रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद, उसे हम पेन अल्टीमेट शेल कहते हैं। ठीक है, तो सपोज ये एलिमेंट है, उसमें बहुत सारे शेल्स हैं। जो आउटर शेल है उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो आउटर शेल तो खत्म ही हो गया। तो जो अब अंदर वाला शेल बचा है, आउटर शेल के अंदर वाला शेल जो बचा है, अब उसमें पहले से इलेक्ट्रॉन तो पूरे फिल है, तो ये हो जाएगा आपका आउटर शेल, और इसे हम कहते हैं पेन अल्टीमेट शेल। और पेन अल्टीमेट शेल में सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रॉपरली फिल्ड है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद जो कैटायन बनेगा उसको एक एक्स्ट्रा स्पेशल स्टेबिलिटी होगा, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीटली फिल है, और इसलिए वो इलेक्ट्रॉन भी इजिली लूज करेगा, और इसलिए वो मेटेलिक कैरेक्टर गेन करेगा। तो इसका फाइनल कंक्लूजन ये है, जैसे ही ग्रुप में आप ऊपर से नीचे मूव करोगे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजिली डोनेट होता है। नेक्स्ट है पीरियड में। अब पीरियड में यदि आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करोगे तो क्या देखोगे कि नंबर ऑफ शेल जो है वो सेम है। तो पीरियड में आप लेफ्ट से राइट मूव करो तो नंबर ऑफ शेल हमेशा सेम रहेंगे। नंबर ऑफ शेल सेम है बट न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज बाय 1 नंबर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल लेफ्ट से राइट में सेम होने के बावजूद एटॉमिक नंबर तो 1 डिजिट से इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 नंबर से इंक्रीज हो रहा है। यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 नंबर से इंक्रीज हो रहा है मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो 1 नंबर से इंक्रीज हो रहा है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस का वो 1 नंबर से इंक्रीज होने की वजह से जैसे जैसे वो न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज होगा तो बाहर के शेल को अपनी तरफ और ज्यादा खींचेगा, जिसकी वजह से वहां पे एटॉमिक रेडियस जो है वो कम होता जाएगा। और एटॉमिक रेडियस जितना कम होगा तो क्या होगा, डिस्टेंस न्यूक्लियस और बाहर के ऑर्बिटल का कम हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा,
तो बाहर के इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन वो ज्यादा रहेगा, जिससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब वो न्यूक्लियर चार्ज जो लास्ट इलेक्ट्रॉन को मिलता है फ्रॉम न्यूक्लियस। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज फेस करता है उसे कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो डिस्टेंस कम होने की वजह से, अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से वह इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हो, वो एटम का इलेक्ट्रॉन लूज करने का कैपेसिटी कम होते जा रहा है, क्योंकि एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होते जा रहा है। तो पहला वाला एलिमेंट जो लेफ्ट में होगा, एक्सट्रीम लेफ्ट में होगा, उसका साइज बड़ा होगा, और वही एलिमेंट उस पीरियड का जो राइट में उसका साइज छोटा है। तो साइज डिक्रीज होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे बढ़ता जाएगा, जिससे वो इलेक्ट्रॉन लूज होने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो पीरियड में जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली डोनेट करेगा, मतलब वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी उसका ज्यादा है, मतलब उसका मेटेलिक कैरेक्टर भी ज्यादा है। बट जो राइट साइड पे एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत हार्ड तरीके से ही लूज करेगा। मतलब उसका पॉजिटिविटी जो है वो कम है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम है मतलब मेटेलिक कैरेक्टर कम है। इसका मतलब जब आप पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करोगे तब मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। तो इसके लिए दो फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करने के लिए। पहला, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। ठीक है। अब इसकी वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो लास्ट ऑर्बिटल में है प्रेजेंट, वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स फेस करता है, क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है और साथ ही साथ वहां पे जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत स्ट्रांगली न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, जिसकी वजह से उसे निकालना मुश्किल हो रहा है, और उसकी वजह से उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम हो रहा है और मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो याद रखें, ऐसे केस में जो है मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। बट ये जो चीज है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अंदर वाले न्यूक्लियस से सबसे स्ट्रांगली पकड़ के रखती है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। तो अभी हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी समझा, पॉजिटिव आयन बनने की कैपेसिटी, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं होने देना और उसे टाइटली पकड़ के रखना, उसे कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लेफ्ट से राइट मूव होते वक्त जो है डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से मेटेलिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होता है। बट उसका ही अपोजिट, यदि आप लेफ्ट से राइट मूव करोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने की वजह से वहां पे अब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करोगे पीरियड में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस पीरियड का इंक्रीज होता जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होता जाएगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में वो बाहर जाने के बजाय और इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में ऐड होंगे। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से उस जो है आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और उसकी वजह से वहां पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर एलिमेंट में दिखने लगेगा। तो नेक्स्ट है यूज योर ब्रेन पावर। What is the cause of non-metallic character of element? तो non-metallic character of element का cause क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इंक्रीज इन, यहां पे लिखिएगा आप, इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉजेस एलिमेंट टू बिकम नॉन मेटेलिक, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने लगेगा इंस्टेड ऑफ डोनेटिंग, और एक्सेप्ट करने की वजह से वहां इलेक्ट्रॉन वो नेगेटिव आयन बनेगा और वो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर दिखाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज एक्सपेक्टेड ट्रेंड इन द वेरिएशन ऑफ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? तो याद रखें, कभी भी आप पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करोगे
तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। क्यों नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट से राइट में? क्योंकि साइज ऑफ एटम डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है स्ट्रांगली न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, और वो डोनेट होने की वजह ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो एलिमेंट और इलेक्ट्रॉन लेगा इंस्टेड ऑफ देने से। लेने की वजह से वो नेगेटिव आयन फॉर्म करेगा, और जब वो नेगेटिव आयन फॉर्म करेगा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, व्हाट वुड यू एक्सेप्ट ट्रेंड इन द वेरिएशन ऑफ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट डाउन द ग्रुप? तो जैसे जैसे ग्रुप में आप ऊपर से नीचे जाओगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वहां पे डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे एटम का साइज जो है वो बढ़ता जाएगा। जैसे एटम का साइज बढ़ेगा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो कम होगा, और ये लास्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होने की वजह से यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आप इजीली निकाल सकते हो, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगा बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव आयन इजीली फॉर्म करेगा ना कि नेगेटिव। ठीक है, तो याद रखें जब भी आप कोई भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ता है। और जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे पीरियड में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होता है। अब हम देखेंगे ग्रेडेशन इन हैलोजन फैमिली। तो जो ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 17 एलिमेंट्स को हम जानते हैं हैलोजन फैमिली के नाम से। हैलोजन फैमिली में आते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और उनका जनरल फॉर्मूला है, मतलब आप इन एलिमेंट्स को हमेशा X2 के फॉर्म में ही देखोगे। X हो सकता है फ्लोरीन या क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन। तो याद रखिए फ्यूचर में कभी भी आप X देखो मतलब वो हैलोजन है, और वो हो सकता है F2, Cl2, Br2 या I2। यदि आप इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो बाकी एलिमेंट्स की तरह ही इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको सेम चीजें देखने के लिए मिलेगी, जैसे कि ऊपर से नीचे की तरफ ग्रुप में, क्योंकि ये सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं, वो ग्रुप में इस तरह से अरेंज्ड होते हैं, तो ऊपर से नीचे की तरफ ग्रुप में इनका एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा। ठीक है, उनकी वैलेंसी जो है सेम रहेगी। तो सेम चीजें जो बाकी ग्रुप्स के लिए लागू थी वो इनके लिए भी लागू है। और याद रखें फ्लोरीन और क्लोरीन गैसियस फॉर्म में मिलते हैं, ब्रोमीन लिक्विड के फॉर्म में मिलता है, और आयोडीन सॉलिड के फॉर्म में मिलता है नेचर में। अब ये पूरा पीरियोडिक ट्रेन का कंक्लूजन है। तो ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें आप ये जिगजैग लाइन देखिए। इस जिगजैग लाइन के बॉर्डर पे जो भी ब्राउन कलर के एलिमेंट्स हैं वो सब मेटलॉइड्स हैं। जिगजैग लाइन के लेफ्ट साइड पे जो भी ब्लू कलर के हैं वो मेटल्स हैं। जिगजैग लाइन के राइट साइड पे जो भी ग्रे कलर के हैं वो नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, अलोंग द पीरियड पहले हम बात करते हैं। तो पीरियड में जब भी आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करोगे तो आप देखोगे कि एटॉमिक साइज कम होते जा रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल सेम है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, जिससे लास्ट वाला ऑर्बिटल न्यूक्लियस के और करीब खींचा जा रहा है और एटॉमिक साइज कम हो रहा है। यदि आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ हमेशा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ही कंपेयर किया जाता है, तो याद रखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के साथ आएगा और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हमेशा मेटेलिक कैरेक्टर के साथ। तो जब लेफ्ट से आप राइट में मूव करोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, दैट इज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। इसलिए आप देखोगे कि हमेशा लेफ्ट साइड पे आपको मेटल्स मिलेंगे और राइट साइड पे हमेशा नॉन मेटल्स, क्योंकि जो है मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट पे ज्यादा है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर राइट पे। यदि आप लेफ्ट से राइट मूव करोगे तो इसका अपोजिट होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगा, मतलब उनमें जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगा, मतलब उसमें मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो कम होता जाएगा। इसलिए लेफ्ट में मेटल्स है और राइट पे नॉन मेटल्स। तो याद रखें लेफ्ट से राइट पे एटॉमिक रेडियस कम होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, उसके साथ ही नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होता है, उसके साथ ही मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है। बट आप ग्रुप की बात करें
ऊपर से नीचे की ओर, तो एटॉमिक साइज बढ़ता है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता जाता है क्योंकि आउटर शेल न्यूक्लियस से दूर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है इलेक्ट्रॉन घुसाने से, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी ऊपर से नीचे कम होते जाता है। बट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात करें तो ऊपर से नीचे की ओर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने की क्षमता बढ़ती है क्योंकि आउटर ऑर्बिटल न्यूक्लियस से दूर है और उसकी वजह से उसका मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ता है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। तो इसी के साथ हमारा जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसका नेक्स्ट वीडियो में हम इसका रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कमेंट है या सजेशन है, आप मुझे askyourdoubts04@gmail.com पे पूछ सकते हो, बता सकते हो या नीचे दिए कमेंट बॉक्स में। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे